से। हाँ, यहाँ से चालू करना था। 5.7 टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ई वे बिल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है जीएसटी वालों में। क्यों? ई वे बिल का मतलब क्या है? होता क्या है ना मस्कूर, हम लोग अगर मान लो कलकत्ता का पार्टी है हाँ। और हम सिलीगुड़ी या बोलो तो दुर्गापुर या बोलो तो पटना या दिल्ली, मतलब कोई दूसरा सिटी या स्टेट में माल भेज रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलता है ऑनलाइन बिल जनरेट होता है, पहले उसका प्रिंट आउट निकलवाओ वहां से और वो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट के साथ जाना चाहिए। हाँ। उसका 3 कॉपी होता है, एक कॉपी तुम्हारे पास रहेगा, एक ट्रांसपोर्टर के पास और एक तुम अपने पार्टी को भेज दो जो सामान मंगवा रहे, ताकि रास्ते में ना अगर कोई चेकिंग आए तो वो बिल दिखाया जा सके, जेन्युइन पार्टी का जीएसटी वाला ही माल आगे जा सके। और अगर वो ई वे बिल नहीं हुआ तो रास्ते में तुम्हारा ट्रक पकड़ लिया जाएगा और तुमको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो क्या बोला देखो, ये इनवॉइस एक टाइप का ये एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए सेलर टू अ बायर। यहाँ पे जो भी आइटम हम सोल्ड कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी का है, सब डिटेल मेंशन होगा शिपमेंट या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, उसका प्राइस डिस्काउंट सब मेंशन होगा, ताकि ये पार्टी कौन सा पार्टी से कौन सा पार्टी को माल जा रहा है ये हमेशा ट्रैक किया जा सके। ये ई वे बिल तो आज की डेट में जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है। ये सिर्फ एक एविडेंस नहीं है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस का, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिसिपिएंट के लिए भी, आईटीसी लेने के लिए। अगर आपका ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ और आप ऐसे ही माल भेज दिए तो सामने वाला पार्टी जब इनपुट क्लेम करेगा, बाद में गवर्नमेंट उसका इनपुट कैंसिल भी कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबके लिए जरूरी है क्या? नहीं। बोला टाइम ऑफ कब ई वे बिल इशू होना चाहिए और किस अमाउंट के नीचे होने से ई वे बिल जरूरी नहीं है। 50,000 के नीचे का अगर गुड्स है तो ई वे बिल जरूरी नहीं है। मान लो हमें 40,000 का फर्नीचर है जो हम कोलकाता टू सिलीगुड़ी भेज रहे हैं, तो वहां ई वे बिल नहीं लगेगा। 50,000 के नीचे ई वे बिल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे होता है कब ई वे बिल जनरेट होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, जब गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा उसके पहले ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। जब मेरे यहाँ से गुड्स रिमूव हो रहा है और अगर मान लो हम गुड्स को यहाँ से भेज नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेरे यहाँ आके डिलीवरी ले जाओ, तो जब तुम आके डिलीवरी ले रहे हो उस वक्त ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है। अब मान लो कोई गुड्स ऐसा होता है जो मान लो यहां से पटना जाएगा, पटना से फिर आगे जाएगा मान लो वो दिल्ली, और दिल्ली से फिर और कहीं जाएगा या राजस्थान जाएगा मान लो, तो मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई है गुड्स का। ठीक है? ठीक है। और अलग अलग स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है। जब माल यहां से निकल रहा है नया बिल बन रहा है, तो उस समय फिर जब जब नया बिल जनरेट होगा तब तब ई वे बिल जनरेट कर। एक ई वे बिल बिगिनिंग में जनरेट करोगे, जहां पे बोले सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के पहले ई वे बिल जनरेट होगा। और अगर गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हैं, सर ये तो सेल नहीं है, सामने वाला पार्टी को पसंद आएगा तो रखेगा, तो रिटर्न कर देगा, तो सर इस केस में हम ई वे बिल जनरेट कर दिए तो सेल बुकिंग हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे बोला द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो जिस दिन सामने वाला पार्टी एग्री कर लिया रखने का, या हम जिस दिन माल भेजा वहां से 6 महीना पूरा हो चुका है, तब ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है। और सर्विस के केस में क्या बोला? देखो सर्विस के केस में जनरली ई वे बिल नहीं होता। ठीक है? लेकिन अगर जनरल हो तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। ठीक है? ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई अगर हम तुमको लगातार सर्विस दे जा रहे हैं तो ऑन द पेमेंट के ठीक पहले ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। बस ये दो ही बात काम है इसमें। यहाँ देखो अमाउंट बताया है, 1 मिनट। हाँ, ई वे बिल किस टाइप का पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल है?
जिसका टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर है। लेकिन अब ये पॉइंट फालतू हो गया भाई, क्योंकि अभी गवर्नमेंट साफ बोल दिया 50,000 के ऊपर का गुड्स है तो ये बिल जनरेट करो। और तो 50,000 बोल ही दिया। तो यहाँ पे अब वो ये फालतू बात है 20 करोड़ वाला, क्योंकि अब अगर मान लो किसी का 20 करोड़ की भी टर्नओवर उसको भी बिल जनरेट करना पड़ रहा है। हाँ ये सब पार्ट फालतू का है। एक मिनट, हेलो। हाँ सर। वो हमको लगा अचानक आवाज बंद होगी। ना ना है। हाँ, अब आता है ई वे बिल का बात खत्म। अब आता है नॉर्मल इनवॉइस यानी बिल। लोग क्या करते हैं, उसको फिजिकली बिल भी दे देते हैं फाड़ के बिल बुक से। बट जब बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा ट्रांजैक्शन एक सर्टेन लिमिट के ऊपर हो तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा, ई इनवॉइस। मतलब ऑनलाइन बिल बनेगा तुम्हारा, कंप्यूटर जनरेटेड बिल होना चाहिए। ठीक है? हाँ ठीक है। लेकिन इसका अमाउंट का लिमिट कितना है सर? इसका अमाउंट का लिमिट है अगर लेस नहीं, ई वे बिल नहीं बोला, ई वे बिल हो गया वो तो ट्रांसपोर्ट के केस में है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बिलिंग। नॉर्मल तुम मेरे दुकान में आया सामान लिया, हम बिल बना के देगा ना तेरे को। हाँ हाँ वो जो बिल बना के देगा, जनरली क्या होता है, लोग एक नॉर्मल एक बिल बुक जैसा पेज होता है उसी पे हाथ से लिख के फाड़ के दे देते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ बोला अगर तुम्हारा अमाउंट एक सर्टेन लिमिट को पार कर रहा है तो तुमको ऑनलाइन ई इनवॉइस देना पड़ेगा, फिजिकल बिल देने से नहीं चलेगा। ये 20 करोड़ वाला लिमिट यही। हाँ ठीक है, सॉरी वो ई वे बिल के लिए नहीं था 20 करोड़ का लिमिट। बोला जो भी टैक्स पेयर जिसका 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है वो ये फिजिकल हाथ से फाड़ा हुआ बिल नहीं चलेगा उसके लिए। उसको ई इनवॉइस, हाँ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड, हाँ वो देना पड़ेगा। ठीक। लेकिन ये ई इनवॉइस का कंसेप्ट किस पे लागू नहीं है सर? अगर कोई एनबीएफसी या बैंक है, कोई जीपीए है, कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, या कोई ऐसा आदमी है जो सिनेमाटोग्राफी, फिल्म या एग्जीबिशन वगैरह का काम कर रहा है, कोई एसईजेड में काम कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर ये ई इनवॉइस का कंसेप्ट लागू नहीं है। ठीक है? जनरली अगर गुड्स का केस है तो 3 इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस 3 होगा। अगर गुड्स का केस है तो ई इनवॉइस 3 होगा। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 कब होगा? जब अगर किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेज रहे हैं। ठीक है। तो ओरिजिनल कॉपी हम अपने बायर को भेज देगा, बायर को दे देगा। एक डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास रहेगा और एक डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास। और अगर हम ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं भेज रहे, डायरेक्ट बायर आके मेरे से खरीद रहे हैं, हम डायरेक्ट बायर को डिलीवरी दे दे रहे खुद ही। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, ट्रक, रेलवे ये सब इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ 2 भी लोग हैं, बायर का कॉपी और एक सेलर का कॉपी। ठीक है। ठीक है, बायर को ओरिजिनल कॉपी देंगे हमेशा, सेलर हमेशा डुप्लीकेट कॉपी रखेगा। वैसे ही अगर सर्विस है तब तो ऑलवेज 2 ही होगा, क्योंकि सर्विस में कोई ट्रांसपोर्टर कैसे हो सकता है? अब हम तुमको ये पढ़ा रहे हैं तो कोई ट्रांसपोर्टर बीच में कहाँ है? तो वहां पे 2 ही पार्टी होगा, 2 ही बिल बनेगा। तो ई इनवॉइस का कब लिमिट? 20 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो ई इनवॉइस कंपल्सरी नहीं है। 20 करोड़ के ऊपर है तो ई इनवॉइस कंपल्सरी है। और कितना कॉपी होगा सर? गुड्स के केस में 3 या 2 हो सकता है, सर्विस के केस में ऑलवेज 2। ठीक बात? ठीक है। और कोई काम का बात? तुम अगर कंपोजिशन वाला पार्टी है, याद है वो 75 लाख और 1.5 करोड़ वाला लिमिट वाला पार्टी, जिसको क्वार्टरली पार्टी से जीएसटी ले नहीं सकता, हाँ जीएसटी से, उसके ऊपर ही इनवॉइस कंपल्सरी नहीं है। यहाँ तो कुछ बहुत बड़ा काम का बात नहीं है। अगर तुमको कोई एडवांस पैसा मिला है तो उसको तुमको रिसिप्ट कॉपी देना पड़ेगा,
जो कि बाद में ई इनवॉइस में शो किया जाएगा। अगर तुमको कोई रिफंड वाउचर मिल रहा है तो वो भी वहाँ डिटेल में शो किया जाएगा। और जब तुम दोबारा कुछ खरीदने आओगे वहाँ डिस्काउंट माइनस होगा। आरसीएम के केस में भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। ये सब ज्ञानबाजी हो गया। हाँ, यहाँ पे जब रिसिपिएंट को ई इनवॉइस दे रहे हैं तो उसको डिजिटल पेमेंट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब अगर हम तुमको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस दे रहे हैं तो हम तुमको ये नहीं बोल सकते लेकिन पैसा फिजिकली देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ। क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है? जब माल वापस करेंगे, मान लो हम तुमको माल बेचा था, हम सेल किया था, सेल नीरज मस्कूर को गुड्स पसंद नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है गुड्स के साथ, वो रिटर्न करेगा। तो नीरज सेलर है, मस्कूर बायर है। मस्कूर अपने बुक में परचेज बोल के लिखा होगा, नीरज अपने बुक में सेल बोल के लिखा होगा। अब रिटर्न जब कर रहा है ना तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट ना। तो मस्कूर हमको एक डेबिट नोट इशू करेगा जब सामान वापस करेगा, एज अ प्रूफ कि वो हमको सामान वापस दे दिए। और हमने उसको, क्योंकि सेल को हम क्रेडिट करते हैं, तो हम क्रेडिट नोट इशू करेगा कि हाँ मस्कूर का गुड्स हमको वापस आ गया। और जब हम GSTR 1 भरेगा ना, वहां पे जगह होता है, हम इस महीना का सेल भर रहे हैं और कोई माल अगर रिटर्न आया और डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जनरेट हुआ है तो सेलर जो क्रेडिट नोट दिया है वो भी वहां पे शो करेगा। मतलब उसका भी वो लोग डिटेल भरेगा वहां पे कि किस किस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू हो। सर ये मान लीजिए क्रेडिट नोट, मान लीजिए नवंबर में माल भेजा था, मजबूर हमको दिसंबर में लौटाया, हम तो नवंबर का सेल दिसंबर में दिखाएगा और दिसंबर में जो क्रेडिट नोट आया वो जनवरी में जो रिटर्न फाइल करेगा तब दिखाएगा। ठीक है। तो सर मान लीजिए माल आया 4 महीने बाद वापस, तो जिस महीने आया उसके अगले महीने जब रिटर्न फाइल करेगा तब दिखाएगा। जी सर। लेकिन इसका कोई एंड तो होगा, ऐसे तो हम 2 साल बाद रिटर्न दिखाएगा कि 2 साल बाद वापस है, नहीं वो अलाउड नहीं होगा सर। हर जो आपका जैसे मान लीजिए अप्रैल टू मार्च है 2022-23, तो मार्च 23 में, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में कोई भी माल अगर रिटर्न आया उसका लास्ट डेट होगा क्रेडिट नोट इशू करने का 30 नवंबर। अच्छा भैया बहुत टाइम दिया ना, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीना दिए तुमको, 8 महीना। क्योंकि 30 नवंबर ना तुमको 30 नवंबर लास्ट डेट होता है वो GSTR 9 फाइल करने का। GSTR 9 क्या होता है सर? एनुअल रिटर्न, साल में एक बार फाइल करना पड़ता है। तो उसमें दिखा दो लास्ट, उसमें भी तुम नहीं दिखाए तो भूल जाओ और कोई फिर क्रेडिट नोट तुम नहीं शो कर सकते। डेबिट नोट हम तुमको बता दिया था, वो पार्टी देता है लेकिन उसको कहीं शो नहीं करना होता। अरे भाई एक ही बात है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सेम ही चीज के लिए, रिटर्न के लिए ही बनता है, दोनों रिटर्न के लिए ही बनते हैं। मान लो हम तुमको कोई बाद में डिस्काउंट दिया तो उसको कैसे शो करेंगे? तो बोलता दीज आर द डिस्काउंट व्हिच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब हम तुमको गुड्स बेचा था तब नहीं बताते ये डिस्काउंट देगा हम तुमको, न तुमको बताते ये डिस्काउंट मिलेगा। बाद में तेरा मेरा बात हुआ, बोला दादा थोड़ा कम करो ना पैसा, हम बोला अच्छा ठीक है चलो डिस्काउंट दिए थोड़ा सा। ये हुआ सबसे सेकेंडरी डिस्काउंट बोलते हैं इसको, जो इनवॉइस में नहीं है। क्योंकि गुड्स बेचते समय तो ये डिस्काउंट पता ही नहीं था तो बिल में तो नहीं मेंशन किए होंगे। नहीं, अगर उस समय पता होता तो बिल में दिखाए होंगे। उस समय पता था बिल में दिखाए थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइस को कम करके शो कर दो सेल वैल्यू। तुमको 10 लाख का माल बेचे, तुमको 50,000 का डिस्काउंट भी दिया उसी समय बिल में ही, तो 9.5 लाख का अल्टीमेट सेल हुआ। जब हम GST पोर्टल पे शो करेंगे हम 9.5 लाख का सेल शो करेगा, बाकी खत्म, को झमेला ही नहीं। लेकिन सर यहाँ तो हो रहा है कि आप हमको माल बेचे जनवरी में, तब डिस्काउंट का कोई बात नहीं हुआ था आपके मेरे बीच में, पूरा 10 लाख का ही बिल बना। बाद में तुम आगे हमको बोला अरे नीरज भैया थोड़ा सा डिस्काउंट दो ना, हम ले आजा ठीक है चलो 50,000 माफ किए, 9.5 लाख दे देना। तो ये डिस्काउंट कैसे शो होगा? तो यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया कि जो डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पे पता नहीं था, एंड ऑफर आफ्टर सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर, जब सप्लाई हो गया उसके बाद सब डिस्काउंट ऑफर हुआ। जैसे एग्जांपल दिया, मिस्टर ने सप्लाई 10,000 पैकेट ऑफ बिस्किट टू मिस्टर बी, 10 रुपए पर पैकेट करके हम तुमको सप्लाई किया था।
लेकिन ठीक है। बाद में मिस्टर ने बोला अच्छा चलो ठीक है, एक पैकेट का नाम 9 रुपए का देते, 1 रुपए का तुमको डिस्काउंट दे देते हैं पर पैकेट, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ इसको कैसे शो होगा? तो हमको इसके लिए वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, अच्छा ताकि सेल कम हुआ ना। हाँ हाँ 10 अभी पहले था 10,000 इंटू 10, मतलब 1 लाख का सेल शो हो गया। लेकिन अब तुम बोल रहे हैं 1 रुपए का डिस्काउंट, मतलब अब ये सेल तो 90 का रहना चाहिए था, बट हम तो जीएसटी पोर्टल पे पूरा 1 लाख का सेल दिखा दिए। हाँ तो भैया जी इसको शो कैसे करेंगे? अब ठीक कैसे करेंगे? सर सिंपल तरीका है, 10,000 का क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू कर लो अगले महीने, जब भी पेमेंट का बात आ रहा है तो। और जिस महीना जब रिटर्न फाइल करेंगे, मान लो हम अक्टूबर में ये सेल किया था, हाँ हम तो नवंबर का रिटर्न में पूरा 1 लाख का सेल दिखा दिया। हाँ अब डिस्काउंट का बात हुआ, हाँ कोई बात नहीं सर, चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप सेलर है, मस्कूर बायर है, तो सेलर एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा 10,000 रुपए का, ठीक है। बायर एक डेबिट नोट इशू कर देगा 10,000 रुपए का। और जब ये हुआ नवंबर महीने में डिसीजन हुआ, तो दिसंबर में जब रिटर्न फाइल होगा नवंबर महीने का सेल्स रिटर्न, पहला वाला रिटर्न GSTR 1, वहां पे वो दिखा दिया जाएगा 10,000 का एक डेबिट नोट पार्टी के नाम से GST नंबर दिखाते हुए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यही सब चीजों के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट आया। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक और होता है टैक्स इनवॉइस। सर ये टैक्स इनवॉइस क्या होता है? टैक्स इनवॉइस जब एक होता है नॉर्मल बिल, जिसमें बस हम आइटम पार्टी का नाम हेन लिख के दे दिया, लेकिन एक होता है जिसमें पूरा ब्रेकअप शो करना पड़ता है। इनवॉइस ऐसा भी बनता है, वो सब पार्टी पे एप्लीकेबल नहीं है, बताएंगे किसके ऊपर एप्लीकेबल और किस पे नहीं। लेकिन एक टैक्स इनवॉइस बोल के इनवॉइस होता है जिसमें जीएसटी, दोनों पार्टी का जीएसटी नंबर, सेलर और बायर का पूरा बिल नंबर, सब कुछ भयानक इंफॉर्मेशन के साथ, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ जब बिल जाए उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, जिसमें नेम एंड एड्रेस होगा, दोनों का जीएसटी नंबर होगा, सप्लायर का सीरियली नंबर होना चाहिए बिल, ठीक है ना। प्रॉपर डेट मेंशन होगा इशू का, रिसिपिएंट का भी नाम एड्रेस और जीएसटी नंबर होगा। डिलीवरी अगर किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है तो उसका भी डिटेल होगा, व्हीकल नंबर लिखाता है ना, सब 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 लिखा जाता है, वही वाला टैक्स इनवॉइस होता है। ये तभी जरूरी है जब 50,000 के ऊपर का बिल है, 50,000 क्योंकि 50,000 के नीचे तो ईवे बिल होता नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हर HSN नंबर होता है एक प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का जीएसटी में एक HSN कोड है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर बोलते हैं उसको, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्योंकि देखो इंडिया में ना लाखों करोड़ों आइटम बिकता है, गवर्नमेंट ना सबका नाम से जाना जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है एक ही प्रोडक्ट है लेकिन वो अलग अलग टाइप में बिक रहा है, अलग अलग उसका टेस्ट बना के बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, नॉर्मल पराठा और आलू का पराठा को लेके एक केस हुआ था। हाँ हुआ था। होटल वाला बोला था आलू का पराठा भी नॉर्मल पराठा ही है और वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल पराठा पे जीएसटी नहीं है। तो आलू का पराठा पे भी नहीं होना चाहिए नहीं। लेकिन कोर्ट बोला नहीं, आलू का पराठा अलग है, नॉर्मल पराठा अलग है। तो अलग तो है ही है। हाँ तो अलग है, तो उसपे आलू का पराठा पे गवर्नमेंट जीएसटी लगाया, क्योंकि बोला गया था कि स्पेशल वैरायटी ऑफ पराठा अगर हो तो वो जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू हाई हो जाता है। नॉर्मल रोटी आदमी के खाने के लिए मजबूरी है, नेसेसिटी है, लेकिन आलू का पराठा खाना नेसेसिटी नहीं है। वो तो शौक थोड़ा आ जाता है। तो सर यहाँ पे सीधा सा बात है, आपको हर प्रोडक्ट, अब ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। अब एक अब तुम तो बिल में पराठा लिख के दे दिए, कौन सा पराठा? तो बहुत वैरायटी ऑफ पराठा होता है सर इंडिया में। इंडिया में उस चीज का पराठा बन जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो पूरा मेंशन करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया ना, प्रोडक्ट वाइज ना एक कोड दे दिया, कोड। अब तुम अपना वो कोड के हिसाब से जीएसटी में भी डिटेल भरना पड़ता है, और वो बिल के ऊपर ना
तुमको वो प्रोडक्ट के साइड में या उसके ब्रैकेट में कहीं पर भी कोड लिखना पड़ेगा पहले, वो HSN कोड भरना पड़ेगा तुमको। जैसे मेरे मामा जी का सुपारी का बिजनेस है, उसका HSN कोड है 0803। अब सुपारी में भी क्या है ना, 50 रकम का वैरायटी होता है। एक हो गया नॉर्मल सुपारी जो पेड़ से तोड़ा, उसको वो मतलब है ना भाजा, गर्म किया और बेच दिया, पकाया और बेच दिया। और एक होता है उसमें फिर वो मीठा सुपारी बनाना, है ना। तो इसका सुपारी का ही फिर से वो बनता पान पराग। है तो वो सुपारी, है तो वो सुपारी ही अल्टीमेटली अंदर में तो, लेकिन सर उसको फिर सुपारी नहीं बोलते, उसको पराग से पान पराग बोलते हैं। पान मसाला अलग से बोलते हैं, पान पराग तो कंपनी का नाम हो गया, पान मसाला अलग से बोलते हैं उसको, है ना। तो सर पूरा अलग प्रोडक्ट हो गया। और आपके मामा जी जो नॉर्मल पेड़ से तोड़ के उस सुपारी को वो मतलब पूरा पका के बेच देते, वो अलग सुपारी हो गया। तो सर आपका कोड भी अलग होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट का कोड भरिए ताकि गवर्नमेंट इसको ट्रैकर में इजीली ले पाए। इसीलिए HSN कोड दिया गया हर प्रोडक्ट। अच्छा, वो आपको भरना पड़ेगा अगर आपका टैक्स इनवॉइस है तो। नहीं है तो फिर नहीं भरना। 50,000 के नीचे है तो जब तुम नॉर्मल दुकान में जाता है भैया, तुम बिग बाजार में जाता है, वो लोग तुम तो हो सकता है 5,000 का शॉपिंग किया, तो तुम्हारे प्रोडक्ट में वो लोग लिखता है HSN कोड, क्योंकि वो लोग सब में डाल दिया। वो लोग हर प्रोडक्ट का HSN कोड डाल देते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में भरा हुआ है सबका HSN कोड के साथ ही। अब वो भले 100 रुपए का सामान भी किया, भले कोई 1 लाख का परचेजिंग करे, वो कोड अपने आप ही साइड में छप के आ जाएगा, है ना। लेकिन उनको कंपल्सरी नहीं है सर 50,000 के नीचे शॉपिंग। तो आप भी अगर एक दुकानदार है तो नॉर्मल दुकानों में जब जाते हो, वो लोग तुमको एक बिल बना के देता है नॉर्मल पेपर के ऊपर, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता, क्योंकि लोग उसमें अलग से GST PST तुम्हारा GST नंबर इनटेन मेंशन नहीं करते, तो वहाँ HSN कोड नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, ठीक है। इसमें पूरा गुड्स का भी डिस्क्रिप्शन होगा, क्वांटिटी, साइज सब मेंशन होगा। इसमें CGST कितना है, UTGST कितना है, IGST कितना है, SGST कितने हैं, सब कुछ पूरा ब्रेकअप होगा बिल के अंदर। ठीक है, ये HSN कोड का भी एक रूल है। HSN कोड का रूल ये है कि HSN कोड 4 डिजिट भी होता है, 6 डिजिट भी होता है। अच्छा, अगर तुम 5 करोड़ के मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए 2 HSN कोड हो सकता है। अगर तुम्हारा 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो तुम 4 डिजिट HSN कोड भर दो, लेकिन अगर तुम्हारा 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो 6 डिजिट का HSN कोड होता है, वो भरना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें भी बिजनेसमैन को ध्यान रखनी पड़ती है। यही है इसमें। हाँ, देखो हम लोग को पहले बोला था ना, इनवॉइस जनरली 3 कॉपी 2 कॉपी होता है। ये ज्ञान यहाँ पे दिया, उतना कुछ पढ़ने लायक नहीं है इसमें। और जो सर जो टैक्स इनवॉइस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई में सर दोनों पार्टी का GST नंबर दरकार नहीं है, खाली सेलर का GST नंबर होगा और आपका वो आपका जो कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 60 के एक्ट ज्ञान बाजी, यही छोड़ दो, वही तुम्हारा बिल नंबर होना चाहिए, वो तो कॉमन बात है। HSN कोड देना पड़ेगा अगर 50,000 के ऊपर का सेल है तो, तभी तो टैक्स इनवॉइस भी बनेगा। नहीं, टैक्स इनवॉइस यहाँ बात हो रहा है नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई का, तो वहाँ HSN कोड तुम दे सकता नहीं भी दे सकते। यहाँ पे कहीं पर भी बायर का GST नंबर का बात नहीं। ये ज्ञानबाजी रिसिप्ट वाउचर पढ़ने का दरकार नहीं है। ये रिफंड वाउचर है, ये पेमेंट वाउचर अपने उतना पढ़ना नहीं है, सब चीज छोड़। डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऊपर बता दिए, वही है। टैक्स इनवॉइस दोबारा क्यों पढ़ाया यहाँ पे। हाँ, ये पॉइंट काम का है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। जैसे कोई लिक्विड गैस है, ठीक है, where the quantity at the time of removal from place of business or supply is not known। जब ऐसा कोई आइटम है जिसका सप्लाई कितना क्वांटिटी हो रहा है वो सप्लाई करते वक्त नहीं पता, क्योंकि लिक्विड गैस का वजन बाद में हवा से अलग हो जाते हैं। तो उस केस में तुम
बिना इनवॉइस के भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है नॉर्मल चालान के थ्रू। जैसे ट्रांसपोर्ट जॉब वर्क है, कोई अदर रीजन से हम सप्लाई कर रहे हैं, ये सेल नहीं है एक टाइप से, तब हम विदाउट टैक्स इनवॉइस भी या विदाउट क्या बोलते हैं उसको इनवॉइस के हम गुड्स को इशू कर सकते हैं। ये ज्ञानबाजी है, इसमें कुछ है नहीं। बताई दिया था। देखो ई वे बिल में दोबारा वही बात है, क्या है कि 50,000 के नीचे क्या तो ई वे बिल कंपलसरी नहीं है, 50,000 के ऊपर क्या तो ई वे बिल कंपलसरी है। इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है बट 1 किलोमीटर का भी दायरा होता है, इतना किलोमीटर के अंदर सामान जा रहा है ना तो ई वे बिल जरूरी नहीं होता, लेकिन एक सर्टेन किलोमीटर के बियॉन्ड जाता है तब ई वे बिल का कहानी आता है वो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड तो वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड स्पेसिफाइड इन, जैसे यहाँ बोला पेट्रोलियम गैस है, केरोसिन ऑयल है, कोई पोस्टल ट्रांसपोर्ट है, पोस्ट ऑफिस वाला सामान है, वो सब में ई वे बिल नहीं चाहिए। कोई प्रीशियस स्टोन है, ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ का आइटम है, करेंसी है मतलब नोट वोट है, डॉलर पाउंड यूरो, हाउस होल्ड स्टफ है, घर का खाने का सामान वगैरह है। अब तुम जाके बिग बाजार से 50,000 के ऊपर का सामान खरीद लिया और घर लेके आ रहा है, उसके लिए ई वे बिल थोड़ी लगे, वो बिजनेसमैन के केस में लगते हैं। यहाँ पे कहीं पे मेंशन होना चाहिए किलोमीटर वाला बात भी, 50,000 रुपया वाला बात तो ऊपर मेंशन था। किलोमीटर वाला बात ये रहा बोले ना कहीं होगा 50 किलोमीटर के एरिया में अगर सामान भेज रहे हैं तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 50,000 अमाउंट और किलोमीटर भी 50,000 रुपए के नीचे का है तो भी ई वे बिल नहीं चाहिए। सर 50,000 रुपए के ऊपर का है लेकिन किलोमीटर 50 से कम है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। अब हम यहाँ से सॉल्ट लेक सामान भेज रहे हैं तो सर 50 किलोमीटर तो नहीं है सॉल्ट लेक, नहीं। मान लो 2 लाख का सामान जा रहा है तो भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और आप मान लीजिए यहाँ से सिलीगुड़ी सामान भेज रहे हैं, 50 किलोमीटर से ज्यादा ही है, लेकिन गुड्स का दाम 40,000 है तो भी ई वे बिल का दरकार नहीं, कहीं ना कहीं तो बच ही जा रहा है। 50,000 के नीचे है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर सामान जा रहा है तो भी ई वे बिल नहीं चाहिए। दो ही मेन कहानी है यहाँ देखो जाए। हाँ लेकिन एक बात है, ई वे बिल कब तक वैलिड रहेगा? अगर 200 किलोमीटर से कम के दायरे में सामान जा रहा है तो ई वे बिल का वैलिडिटी 1 दिन का होगा। मतलब सर मान लीजिए 200 किलोमीटर से कम के डायरेक्शन में सामान जा रहा है लेकिन 1 दिन से ज्यादा लग गया तो आपको दूसरे दिन के लिए अलग ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ और 200 किलोमीटर से ऊपर है तो एडिशनल 1 डे जितना 1 दिन बढ़ता जाएगा आपको ई वे बिल का वैलिडिटी नया करना पड़ेगा। अच्छा लेस देन 20 किलोमीटर है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? बड़ा बड़ा कार्गो में सामान जा रहा है तब सर वो 50 किलोमीटर वाला लिमिट नहीं चलेगा, तब आपको ई वे बिल जनरेट करने पड़ेगा। यानी सर बहुत माल जा रहा है आपको बड़ा वाला कार्गो में, बेटा क्या 2-4-5 लाख का सामान थोड़ी नहीं जाता, उसमें तो करोड़ों का सामान जाता है। तो बड़ा वाला कार्गो में अब मान लो एक एग्जांपल देते हैं हम तेरे को, मान लो बे ऑफ बंगाल से मेरा सामान जा रहा है बांग्लादेश। सर बांग्लादेश ना समुद्र के हिसाब से 20 किलोमीटर के अंदर ही है। अच्छा अब मान लो यहाँ से हम ये रुबाई रोड बांग्लादेश में सामान घुसा रहा है सिलीगुड़ी से बांग्लादेश का बॉर्डर 22 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा तो वहां तो फिर सब 50 किलोमीटर के अंदर हो जाएगा आपका। लेकिन गवर्नमेंट बोला बेटा जी वहां भी अगर आपका बड़ा वाला कार्गो में सामान जा रहा है ना तो फिर ई वे बिल जनरेट कर लो और ई वे बिल का वैलिडिटी 1 दिन का ही होगा। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक। तुम्हारा गुड्स का इंस्पेक्शन होगा बीच रास्ते में तो वो बिल काम आएगा, वो सब ज्ञानबाजी अपने को पता है। बस ई वे बिल में इतना ही है, ई वे बिल का कहानी खत्म। ये तो क्वेश्चन आंसर है उसका। ये अपनी क्लास खत्म होने के बाद को करना है।
अब आ जाता है रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी का रिटर्न क्या क्या और टैक्सेस का कब कब पेमेंट करना पड़ता है। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पे आते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तुमको पता है कितना टाइप का जीएसटी रिटर्न है। एक तो जीएसटीआर 1, हाँ, एक जीएसटीआर 2B, 2A और 2B, 2A और 2B। एक होता है जीएसटीआर 3B, एक होता है जीएसटीआर 9। मेनली इतने रिटर्न है, और भी बहुत है लेकिन तुम्हारे मेजर काम का इतना ही होता है। जीएसटीआर 1 में हम लोग सेल का डिटेल भरते हैं। हाँ, ये लास्ट डेट होता है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर मंथली जा रहे हैं तो। और अगर क्वार्टरली जा रहे हैं, हाँ, जिस मंथ में सेल हुआ उसका नेक्स्ट वाला मंथ का 11 एकदम 11 तारीख के अंदर अंदर, लास्ट डेट 11 तारीख। और अगर तुम क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है तो फिर अगले क्वार्टर जिस दिन खत्म हुआ 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब तुम्हारा अप्रैल में जून में क्वार्टर खत्म हुआ तो जुलाई 13 तारीख, जुलाई अगर सितंबर में क्वार्टर खत्म हुआ तो अक्टूबर 13 तारीख। ठीक है, इसमें तुमको जीएसटीआर 1 भरना है, जिसमें तो अपन पूरा सेल का डिटेल भरते हैं। ठीक है। पहले जीएसटीआर 2 भी भरना पड़ता था, तुमको अपना परचेज डिटेल भी खुद ही भरना पड़ता था पूरा, लेकिन अब गवर्नमेंट तुम्हारे लिए इजी कर दिया। बोला तुम्हारा पार्टी तो सेल का डिटेल भरा ही होगा, वो जो सेल का डिटेल भरा होगा वही तुम्हारे 2A 2B में रिफ्लेक्ट करे। मतलब तुमको अब अलग से परचेज का डिटेल भरना नहीं है, तुम्हारा पार्टी का सेल ही तुम्हारा परचेज है, तो उसी को देख लेंगे। ठीक है। 2A 2B में दो कहानी है। 2A क्या होता है, 2B क्या होता है। मान ले तुम्हारा पार्टी को तो 11 तारीख के अंदर सेल का डिटेल भरना था, 11 या 13, वो उससे लेट हो गया सर, लेकिन भर दिया। लेट से वो 15 तारीख को भरा, तो लेट तो हुआ, तो वो अक्टूबर का रिटर्न 15 नवंबर को भरा। तो सर हमको नवंबर में जब हम 3B फाइल करेगा ना, हम वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। मेरे को 2A में दिखाएगा मेरा पार्टी रिटर्न भरा, लेकिन 2B में नहीं दिखाएगा। और जो 2B में दिखाता है ना मेरा इनपुट, हम उतना ही इनपुट 3B फाइल करते समय क्लेम कर सकते। ये रूल है। सर आपका पार्टी लेट हुआ, कोई बात नहीं ना, अगले महीने में जब रिटर्न फाइल करोगे, नवंबर का रिटर्न जब दिसंबर में फाइल करोगे तब क्लेम कर लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर 2A में दिखा रहा है उसको लिख के रख लो कि 2A में है। अगले क्वार्टर में, अगले महीना जब रिटर्न फाइलिंग करो तब क्लेम कर लेना उस इनपुट को। इस महीना तो नहीं करने देंगे, इस महीना तभी करने देंगे जब तुम्हारा पार्टी भी टाइमली रिटर्न भरा है, और वो 2B में दिखाई देगा। अगर टाइमली भरा है तो 2B में दिखाई देगा तो क्लेम कर लेना। ठीक है, ठीक। और 3B में सर हम लोग क्या करते हैं, सर हम लोग अपना मतलब ना, ये एक्चुअली में भरा हुआ ही रहता है सॉफ्टवेयर में, तुमको खाली क्रॉस चेक करना पड़ता है। वो इनपुट और आउटपुट का एडजस्टमेंट होकर कितना फाइनल पेमेंट करना है वो दिखाता है, तुम वो पे कर दो और रिटर्न को सबमिट कर दो, तो तुम्हारा पूरा ये। इसका लास्ट डेट क्या होगा सर, अगर मंथली रिटर्न फाइलिंग है तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर का अगर काम है तो नवंबर 20 तारीख तक। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने का 11 या 13 तारीख, जीएसटीआर 2 20 या 21 तारीख। तो ये कहानी है जीएसटीआर 2A 2B ये सब का। पेमेंट ऑफ टैक्स का क्या रूल है सर, अगर आपका मंथली है तो आप हर क्वार्टर का, हर मंथ का जो रिटर्न फाइल किए हैं, जब आप 3B फाइल करेंगे ना उस समय आप पेमेंट करके फाइल कीजिए, मतलब वही 20 तारीख आपके लिए पेमेंट का भी लास्ट डेट है। जिस दिन 3B फाइल करेंगे वो इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट भी वही होगा, पेमेंट भी वही करना। तो 3B में हो जाता है, 3B के टाइम में बिना पे किए 3B फाइल ही नहीं करने देगा, तो मतलब उसका डेट भी, पेमेंट डेट भी 20 तारीख की होगी। भाई तुम्हारा क्वार्टरली है तो जब क्वार्टरली 3B फाइल करो वो तुम्हारा लास्ट डेट हो जाएगा पेमेंट का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बताया जीएसटी, पहले उल्टा बताया, जीएसटीआर 3B होता है जो मंथली या क्वार्टरली होता है। ठीक है, अगर आप तुम्हारा मंथली है तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और अगर तुम्हारा क्वार्टरली है तो 22 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर तुम्हारा 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो, और 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो सॉरी नहीं 5 करोड़ के नीचे है तो, और 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो 24 तारीख। तो नॉर्मल आदमी के लिए 3B फाइल करने का लास्ट डेट 20 तारीख,
हाँ लेकिन कोई आदमी अगर उसका क्वार्टरली रिटर्न वाला कहानी है, क्वार्टरली वाला में फॉल करता है और हाँ। 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो 22 तारीख, 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर तो 24 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है। एक PMT 06 बोल के चालान जनरेट होता है, वो चालान से पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है ठीक है सर। एक होता है GSTR1 जिसका आप बात किए, अगेन इसका लास्ट डेट क्या, अगर आप क्वार्टरली वाले में नहीं हो तो 11 तारीख नेक्स्ट मंथ का, क्वार्टरली वाले में तो 13 तारीख नेक्स्ट मंथ का, 13 तारीख। ये आपके लिए लास्ट डेट है। सर यहाँ पे 2 नाम पड़ रहे हैं, GSTR1 और IFF भी पड़ रहे हैं। IFF क्या होता है, देखो जो लोग क्वार्टरली फाइल करता है ना, अब वो अप्रैल मई जून का पूरा सेल कब दिखाएगा, जुलाई में जब रिटर्न भरेगा तब। हाँ जुलाई अगस्त सितंबर का अपना पूरा सेल कब दिखाएगा, अक्टूबर में रिटर्न भरेगा तब। हाँ बट गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा वो जो पार्टी है ना जिसको तुम माल बेचे हो, हाँ वो अगर मंथली रिटर्न फाइल करता है तो तुम तो उसको तो फंसा दिए, हाँ वो तो इनपुट क्लेम ही नहीं कर पाएगा जब तक तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे। हाँ अब बेचारा उसका मंथली है और तुम्हारा कंसेप्ट क्वार्टरली है, तो तुमको भी तो गवर्नमेंट नहीं बोल सकता कि तुम मंथली बन जाओ हाँ और उसको भी गवर्नमेंट नहीं बोल सकता कि तुम क्वार्टरली बन जाओ। हाँ तो सर ये तो वो मेरा पार्टी तो मेरे से चिड़ेगा हर बार, मेरे को मेरे से माल खरीदने में। हाँ कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बोला एक काम करो, तुम्हारा क्वार्टरली है ना सेल्स भरते वक्त, हम बोले हाँ मेरा क्वार्टरली है, बोले कोई बात नहीं, हर महीना एक IFF बोल के रिपोर्ट होता है, खाली उसमें अपने सेल का डिटेल दिखा देना। तुम अपना मेन रिटर्न फाइल करना मंथली में, लेकिन IFF स्टेटमेंट में हर महीने का सेल का जितना बिलिंग है वो दिखा देना, ताकि वो पार्टी अपना इनपुट देख ले। हाँ उसको समझ में आ जाएगा। हाँ तो बस यही तरीका है मेरा। एक होता है GSTR4, सर ये किनको बनना पड़ता है, जो कंपोजिशन स्कीम में होते हैं। कंपोजिशन स्कीम याद ही है, 75 लाख 1.5 करोड़, जिनको पार्टी से GST लेना नहीं है, खुद ही पूरा GST भरना है, हाँ उनके लिए बोला गया 18 तारीख होगा CMP 08 भरने का, GSTR4 भरने का। उनको G1 ये सब नहीं भरना है, उनके लिए GSTR1 और ये सब नहीं है, क्योंकि इनको तो पार्टी से GST लेना ही नहीं है, इनको तो अपनी जेब से GST भरना है और इनपुट क्लेम भी नहीं करना है ना। जो कंपोजिशन स्कीम में होता है उसको इनपुट भी नहीं क्लेम करना, हाँ और वो लोग को GSTR1 भी नहीं भरना है, क्योंकि वो लोग को सेल में सामने वाले पार्टी से GST लेना मना है। वो GST उनको अपनी जेब से भरना है, 1% या 5%। हाँ उनके लिए बोला गया तुम्हारे लिए 2 फॉर्म है, CMP 08 और GSTR4। CMP 08 भर दो तुम 18 तारीख, सेल का डिटेल तो तुम बताओगे गवर्नमेंट को, हाँ वो भर दो। तुम्हारा कोई इनपुट तो है नहीं तो तुम 3B में मत भरो, हाँ तुम खाली एक साल में एनुअली 30 अप्रैल तक एक GSTR4 भर देना, पूरे साल का सेल दिखाते हो। GSTR5 बोला जो लोग नॉन रेसिडेंट है उनके लिए, उनको बोला 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जो लोग का ऑनलाइन डेटाबेस ऑनलाइन सेल परचेज है वो लोग के लिए बोला GSTR5 है, वो लोग के लिए 20 तारीख नेक्स्ट मंथ। जिन का वो ऑनलाइन सेलिंग है, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट और सब ना। हाँ बिल्कुल। GSTR6 है जिनको जो लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, याद है एक टॉपिक पढ़े थे कि मेरा एक हेड ऑफिस है जहाँ पे सारा इनपुट आता है, क्योंकि परचेज का पूरा काम हेड ऑफिस करता है, लेकिन ब्रांचेस सारा माल बेचता है, तो वो हेड ऑफिस के पास जो इनपुट है वो किस आउटपुट से एडजस्ट करेगा, उसके पास कोई आउटपुट नहीं है, तो वो सारा इनपुट को अपने ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन इसके लिए इसको इनपुट सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ तो अलग अलग हाँ, उसके लिए 13 तारीख नेक्स्ट मंथ है कि इतना इनपुट उसके आया वो डिटेल भरने का, और किस ब्रांच को कितना इनपुट वो एडजस्ट करने दिया। अगर किसी का TDS कटता है GST में तो उसको एक मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा GSTR7 का। अगर GSTR9 ये एनुअल रिटर्न 9 और 9A और 9C बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि जिनका टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ के नीचे उनको 9 भरना पड़ता है, 5 करोड़ के ऊपर उनको 9A या 9C भरना पड़ता है। वो लोग के लिए अगले महीने जब ईयर खत्म हुआ उसके 31 दिसंबर के अंदर अंदर पूरा बताना पड़ता है एक बार दोबारा। GSTR10 एक फाइनल रिटर्न होता है, जिनको अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है वो लोग को रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, काम आगे नहीं काम करना चाहते GST में,
मेरा प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी एग्जम्प्टेड है मान लो, या हम बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, या हम उन प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाले हैं जिसमें जीएसटी लागू ही नहीं होता, तो हम जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन रखे, इतना रिटर्न भरे, इतना झमेला क्यों रखें, है ना। हाँ हाँ तो उनके लिए भी एक टाइम, उन लोगों को 3 महीने का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। वो अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किए हैं, वहां से 3 महीने में अपने पिछले पूरे रिकॉर्ड्स को एक बार भर के जमा कर। जीएसटी 11 होता है, जो कुछ यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले पर्सन होते हैं जिनका अलग केस है, ये कुछ यूनिक पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट उनको बोला आप GSTR 11 भरिए, ठीक, क्लियर है ये बात। हाँ सर। तो उसी को अब आगे समझाया। अब देखो यहाँ पे लोग कितना ब्लंडर मारते हैं। GSTR 1 ऊपर बोला 11 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ 10th ऑफ द डे पे था, ऑन और बिफोर 10, ये गलत है, ठीक है ना। हाँ यहाँ सवाल पढ़ने का दरकार नहीं, ऊपर जो चार्ट है वो चार्ट पढ़ लो, ये बहुत है। हाँ, यहाँ पे गलत बात बोला सर, हम GSTR भरा और गलत भर दिया, हाँ क्या मेरे को कोई स्कोप है ठीक करने का? होना तो चाहिए। नहीं, उस रिटर्न को कभी भी रेक्टिफाई करने का, जैसे इनकम टैक्स में ऑप्शन होता है ना रिटर्न को रेक्टिफाई करने का, हाँ हाँ वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया भी है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि GSTR रेक्टिफिकेशन का कोई ऑप्शन लाना चाहिए आप लोग को। हाँ लाना तो चाहिए, लेकिन यहाँ बोला है, गवर्नमेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, वो रिटर्न में आप गलत भरे हो ना, आप नेक्स्ट रिटर्न में जब अमेंडेड बोल के एक पार्ट होता है, अच्छा हाँ, वहाँ वो बिल को अमेंडमेंट करना है, कुछ भी करना है कर दो, लेकिन वो नेक्स्ट रिटर्न है, वो रिटर्न वैसे ही सबमिट माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे एक नया नियम भी आ गया, अगर हम GSTR 1 नहीं भरा है हाँ तो हमको 3 भी नहीं भरने दिया जाएगा, और अगर पिछले महीने का 3 भी नहीं भरा है तो फिर इस अगले महीने का GSTR 1 नहीं भरने दिया जाएगा। मतलब आप ये बदमाशी नहीं कर सकते कि एक रिटर्न भरे और एक रिटर्न को बाकी रख दो, हाँ ठीक है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं। ये ध्यान दिया, GSTR 1 में हम क्या डिटेल भरते हैं, तो हमको अपना विद इन द स्टेट क्या माल बेचे, दूसरा स्टेट में क्या माल बेचे हैं, रजिस्टर्ड बायर को कितना माल बेचे, अनरजिस्टर्ड बायर को कितना माल बेचे हैं, वो सब वहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। वो सब ऑप्शन देख देख के हम भर सकते हैं। तो कुछ काम का नहीं है। हाँ, आ गया पेमेंट का, तो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर। देखो, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करा उनको भी ऑप्शन है कि वो मंथली पेमेंट कर सकते हैं, हाँ लेकिन वो तो GSTR 3 भी नहीं भरेंगे अभी। अरे भाई, वो तो क्वार्टरली है तो क्वार्टर के बाद भरेंगे ना 3 भी, भले GSTR 1 हो भले 3 भी हो, कब भरेंगे? अगर मेरा क्वार्टरली है तो क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ में। हाँ लेकिन हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि मेरा हर महीना हम जितना पार्टी से GST कलेक्ट किया वो हम जमा करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कि ठीक है रिटर्न एक बार में फाइल कर देंगे, बट टैक्स का पैसा रोक के क्या फायदा, जमा करते रहो। ठीक है भैया, गवर्नमेंट बोलता है पैसा है तो मना कौन करेगा। बोला ठीक है भाई, PMT 06 भर दो 25 तारीख तक, मतलब 20 तारीख के बाद 3 भी भरने का 20 तारीख लास्ट डेट है, हाँ 20, 22 या 24 जो भी, हाँ उसके बाद भी तुमको 5 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर तुम मंथली रिटर्न में नहीं हो बट तुमको GST जमा करना है तो तुम 25 तारीख तक PMT 06 भर के जमा कर दो, और फिर जब तुम रिटर्न फाइल करो तब वहाँ वो तुम्हारा एडजस्टमेंट आ जाएगा, ये तुम कर सकते हो। बहुत जन को लगता है ना बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट जमा हो रहा है, अब पैसा जमा होता है तो खर्चा हो जाता है, पार्टी से पेमेंट तो आ गया, अब GST के साथ आया वो कलेक्शन तो पूरा। तुमको हम 1 लाख का माल भेजा, 18% GST है तो 1,18,000 तुम हमको दे दिया। अब हम वो 1,18,000 मेरे बैंक में पड़ा है, मेरे को लगता है भैया खर्चा कर देंगे हम पूरा पैसा, है ना, और पेमेंट डेट जब आएगा तो हम फंस जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत फंसो, तुम मंथली भाई खर्चा हो जाता है पैसा, वो 18,000 उस समय होगा नहीं देने के लिए मेरे पास, तो हम तो फंस जाएंगे ना क्वार्टरली में। तो
हाँ। तो गवर्नमेंट बोला कोई नहीं, तुमको लगता है कि पैसा आया जमा करना है, कर दो मंथली मंथली, कोई अच्छा बात है। आने का कौन मना करते हैं? पैसा तुम्हारे ऊपर भी बर्डन कम हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। ये रिटर्न, बाकी रिटर्न तो चार्ट में तुम पढ़ चुका, यही सब है। देखो यहाँ पहले बोला था रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक वैसे नहीं है, लेकिन तुम नेक्स्ट रिटर्न में फाइल करो तब कर सकते हो। अच्छा सर, हम नेक्स्ट रिटर्न में भी गलती नहीं सुधारे, उसके नेक्स्ट में भी नहीं सुधारे, उसके नेक्स्ट में भी नहीं सुधारे ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जन्म जन्मांतर तक का टाइम मिलेगा, अगले 7 जन्म तक। नहीं गवर्नमेंट मान रहा है तुम तो अगले जन्म तो फिर पैदा हो गई, तब भर देना, नहीं ना? तो सर गवर्नमेंट बोला वही जो तुम्हारा एनुअल रिटर्न फाइलिंग का डेट है ना, उसमें रेक्टिफाई कर लो लास्ट। अगर वहां भी भूल गए हो तो फिर भूल ही जाओ वो रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना? हाँ हाँ। यहाँ पे पहले हम बोला था ये वाला टॉपिक, घूम घूम के एक ही टॉपिक बार बार क्यों ला रहे हमको नहीं पता। फिर ले आया वही टॉपिक कि तुमको रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर तुम पिछला रिटर्न नहीं भरा है, हर महीना पहले 1 फिर 3B फिर 1 फिर 3B भरना होता है। तुम 1 नहीं भरा है तो 3B नहीं भरने देंगे, और 3B नहीं भरा तो ये दूसरे नेक्स्ट मंथ का 1 नहीं भरने देंगे। बहुत दिन क्या होता है ना, 1 में तो कोई पैसा देना नहीं होता है ना, 1 में तो खाली सेल बिल का डिटेल जमा होना होता है। हम सेल बिल का डिटेल जमा कर दिया, और 3B पेमेंट का जो 3B है जहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है GST, हम वो नहीं किया। फिर अगले महीने का 3B फाइल कर 1 फाइल करने चला गया। ये पहले होता था, गवर्नमेंट जगह तो लोग बदमाशी कर रहा है, पेमेंट वाला नहीं भर रहा, सेल वाला डिटेल भर दे रहा था कि अगला पार्टी इनपुट क्लेम कर ले। हम सेल बिल भर दिया, मेरा अगला पार्टी तो इनपुट क्लेम कर ही लेगा, और हम GST जमा ही नहीं किया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट मेरे को इस बार तो नया अटका दिया है, नया नियम लिया है इस नवंबर से। तो मान ले हम तुमको माल बेचा, ठीक है, तुम हमको GST दे दिया, GST के साथ पैसा 1,18,000, तुम तो अपना 18,000 का इनपुट क्लेम करने चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे 2B में शो कर रहा है, क्योंकि हम सेल बिल में दिखा दिया 1 में, लेकिन हम जमा नहीं किया वो 18,000 सरकार को। तो भैया तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थोप दिया है गवर्नमेंट, तुम अपने पिछले पार्टी से कंफर्म करो, उससे GST जमा करवाओ। अगर वो जमा नहीं करता है तो ये 18,000 का इनपुट तुम कैंसिल कर लो, तुम इनपुट नहीं क्लेम करें। मतलब तेरे गले में बटन डाल दिया है कि तुम अपने पिछले पार्टी को फोर्स करो कि भैया रिटर्न 3B फाइल कर, टैक्स जमा कर, नहीं तो मेरे को इनपुट क्लेम करने नहीं मिलेगा। क्वार्टरली मंथली वो तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ऊपर चार्ट में से सब कुछ है। हो गया ये पार्ट खत्म, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स हम पहले ही बोला था। अच्छा एक बात है, तुम्हारा 1,000 रुपए के नीचे GST बनता है तो तुम कैश पेमेंट भी ये कर सकता है जाके काउंटर पे, लेकिन अगर 1,000 रुपए के ऊपर बनता है तो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैश पेमेंट का ऑप्शन समझ लो नहीं है, नहीं है समझ लो। 1,000 वाला भी ज्ञान है फालतू, कोई जाके नहीं करता। यहाँ पे ज्ञान वही सब बात है, तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। GST पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फेड लेजर दिखाता है, वो हम तुमको पोर्टल खोल के दिखाएगा, ठीक है। हाँ सर, लेट होते हैं तो कितना % इंटरेस्ट लगेगा? 1% है 18%। अरे वाह 1% हो तुम्हें शरीफ आया, गवर्नमेंट बुद्धू था। 234 में था ना सर, वो सब छोड़ दो, इनकम टैक्स पे है, GST में सीधा 18% हो गया। लेट करो खाओ 18%। इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट तुमको बताइए, दोनों टॉपिक पढ़ ही चुके, किसका किसके साथ एडजस्टमेंट हो सकते हैं। सर GST में रिफंड का कोई ऑप्शन है क्या? मेरा इनपुट एडजस्टमेंट पूरा हो ही नहीं रहा, हर बार इनपुट पड़ा ही रह जा रहा है, तो रिफंड का वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। रिफंड का ऑप्शन 2 ही केस में, अगर तुम एक्सपोर्ट बिजनेस करता है खाली, तो तुम्हारे को तो इनपुट का स्कोप नहीं है, तो तुम वो इनपुट जो तुम्हारा चला गया, तुमको तो आउटपुट का वो स्कोप नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, वो रिफंड क्लेम कर सकते हो। और अगर बिजनेस बंद करो तब रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसके अलावा रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है, वो डेबिट पड़ा रहेगा वहां। ये देखो इंटरेस्ट वाला कहानी 18%, ठीक है। मुड़ा मुड़ी ये बात खत्म हो गया। अपना एक क्लास और बचेगा, यहाँ सम से सम सर, MCQ सम्स बहुत कुछ है।
अरे क्या रे, कंटेंट ही खत्म हो गया है क्या? पूरा खत्म होगा। डेटा है। हाँ Questions तो है। कस्टम्स आ गया था इसके बाद। हाँ तो जीएसटी खत्म अपना। तो अपने कस्टम तो वो खत्म हो गया। हाँ हमको लगा, हाँ कस्टम हो गया। हमको लगा इसके बाद जीएसटी का भी और टॉपिक होगा अभी।